सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड जैसे ही निकलता है इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक ही बात समझ आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स स्पेसिफिकली ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, व्हेन दे कंबाइन विद हैलोजन, व्हेन कंबाइन विद हाइड्रोजन, ठीक है, सो दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट याद रखना, किससे कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन से। क्या फॉर्म कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो दो तरह के हमारे आपके जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। एक बॉन्डिंग का नाम होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर, और एक का नाम होता है इंट्रा। एक कौन सी है? इंटर, और एक कौन सी है आपकी? इंट्रा। इंटर और इंट्रा का डिफरेंस समझ लो। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे डिफरेंट मतलब दो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, टाइप सेम हो सकता है। जैसे मान लो H2O की बात करें, H2O और H2O की, तो H2O और H2O में दो मॉलिक्यूल्स हैं, टाइप उनकी सेम ही है तो वाटर मॉलिक्यूल ही, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या बनी हुई है? एक सिमिलैरिटी बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल दोनों सेम ही है ना। अब इस हाइड्रोजन का बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ बन गया, मॉलिक्यूल दूसरा है लेकिन बॉन्डिंग बन गया, तो ऐसी बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2O है और एक मॉलिक्यूल आ गया HF, है ना। तो HF का भी जो हाइड्रोजन है इसके साथ इट इज फॉर्मिंग अ बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो बॉन्डिंग जो इसने H के साथ बनाया, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको भी बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं ना। मॉलिक्यूल का इस बार तो टाइप भी डिफरेंट है, ये HF है और पहले वाले केस में दोनों के दोनों वाटर मॉलिक्यूल थे, ठीक है। अब जरा आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर में। इंट्रा में होता है व्हेन दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस विद इन दी मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पे, बहुत बड़े एग्जांपल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल क्या होता है पहले समझाया था आपको मैं। बेंजीन पर जब OH आता है तो इसको फिनॉल कहते हैं, ठीक है। ये आपका फिनॉल हो गया। और ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप है, यानी आपने N दिखाया, डबल बॉन्ड O दिखाया और सिंगल बॉन्ड O दिखाया, ठीक है। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए H को यहाँ से हटा देता हूँ और H को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जैसे ही ज्वाइन किया, क्या नोटिस किया आपने? ये जो H है ये O के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। तो अब देखा जाए तो ये अपने आप में एक ग्रुप था, ये वाला, ये अपने आप में एक ग्रुप था, लेकिन दोनों बिलोंग किसको कर रहे हैं? सेम मॉलिक्यूल को ही बिलोंग कर रहे हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को। तो आपस में दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ध्यान रखना हमेशा स्टेबल इंटर वाला होता है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रिपल्शन का असर मिनिमम होता है, जबकि इंट्रा में एक दूसरे के पास पास ही है तो रिपल्शन का असर ज़्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इंटर वाले की मोर और उसकी स्टेबिलिटी पहले के कंपैरिजन में लेस होती है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, इसका नाम है इक्विलिब्रियम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार समझाता हूँ, इसको रब कर दूँ। देखिए, सबसे पहले हम जब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम में आपको दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं एक दो एग्जांपल से आपको पूरा टाइप समझाने की कोशिश करूंगा, उसे आप समझ लेना। सबसे पहले तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम है क्या। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट है, एक किसी भी प्रोसेस के दौरान बनने वाला, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर रीच होने पर रिएक्शन का जो रेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद, वो हमेशा इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो दो तरह के हमारे इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। हम लोग जनरली डायनामिक पढ़ते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्रोसेस में होता है जिसमें प्रोसेस एवर गोइंग होती है, रुकती नहीं है। ऐसी प्रोसेस जनरली कौन सी होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम बिल्ड करते हैं। जैसे एक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देते हैं कि एक मान लीजिए टब है पानी का, और उस टब में आपने एक होल कर दिया, पानी से वो भरा हुआ था। इधर आपके पास एक टैप है और टैप का जो डायमीटर है वो एग्जैक्टली उतना ही, इतना होल का डायमीटर है। तो इससे जो पानी आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्टली उतना ही पानी बाहर जा रहा है। तो क्या कभी वाटर का लेवल कम होगा? आंसर है नो, वाटर का लेवल कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक साथ दो प्रोसेस हो रही है। कौन कौन सी दो प्रोसेस हो रही है? एक प्रोसेस तो हो रही है रेट ऑफ इनकमिंग ऑफ वाटर, और एक प्रोसेस है रेट ऑफ आउटगोइंग ऑफ वाटर। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही है। इसीलिए हम कह देते हैं कि इसने क्या डेवलप कर लिया? इसने डेवलप कर लिया है इक्विलिब्रियम। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा टॉपिक, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये रब कर दो। अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला इक्विलिब्रियम आपका आपका जो आता है, जो आप स्टडी करते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। एक बहुत सिंपल कंसेप्ट से मैं आपको इसे क्लियर करूंगा, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बर्फ का पिघलना, है ना। होता क्या है, आपने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में आपने एक बाउल में बर्फ रख दी, बर्फ के पीस। अब ये बर्फ के पीस पिघल भी रहे हैं, धीरे धीरे पिघलेंगे तो वाटर बनेगा, मॉइस्चर बनेगा, है ना। ये वाटर जाके टकराएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे और वापस आएंगे। वापस आने के बाद दोबारा कंडेंस होंगे। ये जो प्रोसेस है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो सॉलिड आइस है बेसिकली ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये लिक्विड वाटर वापस आइस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं कि इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ऐसा जनरली कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका पानी भी एग्जिस्ट कर सकता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका बर्फ भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक फाइन लाइन लेके बैठा हुआ है कंडीशंस की, जिस कंडीशंस पे दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है। कौन कौन सी, अगर मैं आपसे पूछूँ तो रेट ऑफ फ्रीजिंग और रेट ऑफ मेल्टिंग, राइट। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है। अगर मैं इसमें से हल्की सी भी कंडीशंस को डिस्टर्ब कर दूं, तो कंडीशन डिस्टर्ब करते ही क्या होगा? जैसे ही आप कंडीशन डिस्टर्ब कर दोगे तो कोई एक प्रोसेस होगी, दूसरी प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मेल्टिंग हो जाएगी, फ्रीजिंग नहीं होगी। और अगर टेम्परेचर घटा दिया या डिक्रीज कर दिया तो फ्रीजिंग होगी, मेल्टिंग नहीं होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब प्रोसेस जो है आगे नहीं हो रही, ये प्रोसेस वहीं की वहीं रुकी हुई है। ये रुकी मतलब हो रही है, लेकिन जो प्रोसेस है उसका रेट दोनों का वो इक्वल है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ समय पे हो रहे हैं। दूसरा एक और इक्विलिब्रियम आ गया, जिसको हम लोग बोल देते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब देखो बड़ा सिंपल है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। आपने क्या किया लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए? पहले कंटेनर लिया आप लोगों ने, उस कंटेनर को आपने उसमें डाल दिया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्यों डाला एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड? इसके पीछे रीजन है। असल में कंटेनर में कोई मॉइस्चर होगा, तो ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये इस मॉइस्चर को क्या कर लेगा? एड्सॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? इस मॉइस्चर को एड्सॉर्ब कर लेगा। यहाँ मॉइस्चर इकट्ठा हो गया। अब जैसे ही मॉइस्चर इकट्ठा हो गया, अब इस कंटेनर में कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो मॉइस्चर वाला पार्ट था वो वेपर पे कोई भी प्रेशर एक्सर्ट
नहीं करेगा। ठीक, अब कंटेनर में कोई अलग से प्रेशर कंडीशन का कारण नहीं है। अब क्या किया आपने, एक कंटेनर में पानी ले लिया और उस पानी को इसमें प्लेस कर दिया। जैसे ही आपने पानी को प्लेस किया, प्लेस करने पे आपने क्या एक्सपेक्ट किया, जैसे ही आपने इसमें पानी प्लेस किया, पानी के वेपर्स एस्केप करने लगे। और जब पानी के वेपर्स एस्केप करेंगे, दे विल क्रिएट व्हाट, वेपर प्रेशर, है ना। अब ये जाके टकराएंगे, किससे टकराएंगे, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, और वॉल से टकराने के बाद वापस आएंगे। जब ये वापस आएंगे तो ये दोबारा से कौन सी प्रोसेस करेंगे, कंडेंसेशन। अभी पहले कौन सी हो रही है प्रोसेस, वेपोराइजेशन। और जब नीचे आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंडेंसेशन। अब समझने की बात है कब दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो जाएंगी, साइमल्टेनियस हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी उनका रेट। देखो कोई भी लिक्विड क्यों वेपराइज हो रहा है, क्योंकि उसे इतना प्रेशर एक्सर्ट करना है जो प्रेशर इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मान लो बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो क्या होता है वही है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये 1 atm है। तो ये जो लिक्विड के वेपर्स हैं ये तब तक उड़ेंगे या इतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जो कि बाहर के प्रेशर के इक्वल हो। इसी को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो मान लो सरफेस के जो अपर लेयर के लिक्विड हैं वेपराइज हुए और उन्होंने उतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो क्या बाकी पानी इवेपोरेट नहीं होगा, 100% होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो लिक्विड अभी सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं। जब फोर्स पर यूनिट एरिया लगती है तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है, और जब एनर्जी कम होती है तो वापस पार्टिकल्स आते हैं, उनकी जगह पे नए पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं सेम प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। फिर वो उनकी एनर्जी कम होती है, फिर वो वापस आते हैं। तो ऐसे लगातार पार्टिकल्स पिछले वाले आ रहे हैं और नए वाले जाके प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो जो वापस आ रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे, दे विल कंडेंस, दे विल कंडेंस बैक इनटू वाटर। तो यहाँ पे दो कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, एक तो हो रही है रेट ऑफ वेपोराइजेशन, और एक होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फिर से आपका अटेन हो गया। तो दिस इज नोन एज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज योर सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर कंसेप्ट कौन सा इस्तेमाल होगा सॉलिड वेपर में, कंसेप्ट ऑफ सब्लिमेशन। आपने पढ़ा होगा आयोडीन और कैम्फर वाला और नैप्थेलिन बॉल्स वाला, जिसमें कंसेप्ट वही है। अगर आप लगा पाए तो एक चीज समझ आ जाए तो बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। आपने क्या किया, एक इन्वर्टेड फनल ले ली और इसके ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया, और एक बाउल लिया, इस बाउल में आपने प्लेस कर दिया नैप्थेलिन बॉल्स। ठीक है, और नैप्थेलिन बॉल्स को हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने इसे हीट किया तो आप जानते हैं नैप्थेलिन हो या कैम्फर हो, दे ऑल सब्लाइम। एंड व्हाट इज सब्लिमेशन, ट्रांस कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। तो यहाँ से इसके वेपर्स बने और वेपर यहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही यहाँ वेपर्स पहुँचे आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी क्या लगा दिया आपने, कॉटन प्लग। तो ये जो वेपर्स हैं वापस कंडेंस हो गए, और क्या बना दिया इन्होंने वापस कंडेंस होने के बाद, सॉलिड कैम्फर या नेपथलीन बॉल्स दोबारा से टॉप पे बननी शुरू हो गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है। कौन कौन सा, I2 सॉलिड, मान लो आयोडीन ले लिया होता तो ये होता I2 सॉलिड से वी आर फॉर्मिंग कंटिन्यूसली I2 वेपर्स, करेक्ट।
and at the very same time this I2 vapor is converting back into I2 solid. So two processes are taking place simultaneously. So two rates when occurring simultaneously at a point of time, we say that equilibrium is maintained. And this is what kind of equilibrium? This is solid vapor equilibrium. Next is your gas and liquid equilibrium. What is gas and liquid equilibrium? Let me explain. Actually, this application is being utilized in 12th as well. And the law, phenomena is known as Henry's law. Henry says that gas actually does not dissolve in water readily. We require, yeah, we need to apply pressure on the gas so that the gas particles start getting dissolving into the solution. So the amount of pressure that is applied on the gas so that it gets dissolved into the liquid is known as solubility of the gas, or the amount of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure applied. इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जितना गैस डिसॉल्व हो रही है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है कि उस पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जितना मर्जी चाहे प्रेशर लगाते जाओ तो जितनी मर्जी गैस को आप डिसॉल्व कर सकते हो। एक लिमिट आती है, उसके बाद आप जो गैस के घुलने का रेट है वो भी क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। तो आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हो पानी के अंदर, वो भी कैसे, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो अगर मैं जैसे ही प्रेशर को हटाऊंगा तो क्या होगा, जो गैस डिसॉल्व हुई है इट विल ट्राई टू एस्केप। इसी से ही हमारा कंसेप्ट बना जो हेनरी लॉ ने इस्तेमाल किया और बनाई पहली बार कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो उसने कहा कि द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड, अमाउंट को आप मान लो एम से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ आ गई सभी को? दिस इज योर गैस एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब जनरली जब हम इक्विलिब्रियम किसी केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन है आपके पास, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, एक सिंपल सी रिएक्शन लेके चल रहे हैं हम, तो इसमें हम ग्राफ स्टडी करेंगे। किसका ग्राफ है ये ग्राफ है टाइम और इसकी मोलर कंसंट्रेशन का। यहाँ टाइम और यहाँ पे इसकी मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई H2 लगातार कम हो रहा है, I2 लगातार कम हो रहा है, और एक टाइम जितने टाइम पे कम हो रहा है उतने ही टाइम पे आपका HI फॉर्म हो रहा है। तो क्या क्या है आपके पास, H2, एक क्या है आपके पास I2, एक क्या है आपके पास HI। H2 है, I2 है और HI है, ठीक। तो यहाँ पे आप नोटिस करें कि इनिशियली जब मैं देख रहा हूँ तो लगातार H2 कम होता दिखाई दे रहा होगा आपको, ग्राफ नीचे की तरफ है ना, और HI का ग्राफ ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे देखें तो इनिशियली इसका ग्राफ कम हो रहा है, इसका ग्राफ कम हो रहा है और इसका ग्राफ फॉर्म हो रहा है। तो जिसका ग्राफ कम हो रहा है वो कंफर्म कर रहा है दैट इट इज डिसअपियरिंग, और इसका ग्राफ राइज कर रहा है, इट इज शोइंग दैट इट इज अपियरिंग। So H2 and I2 are continuously disappearing and HI is continuously being formed. So after a fixed interval of time, एक कुछ देर बाद क्या ऑब्जर्व किया आपने, जिस रेट से H2 और I2 डिसअपियर हो रहे हैं एग्जैक्टली उसी रेट से आपका HI भी फॉर्म हो रहा है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के बाद ये जो रिएक्शन है इसके अंदर दोनों रेट बराबर हैं। कौन कौन सा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये दोनों रेट्स इक्वल हो गए, ठीक है।
इसके बाद द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड इट विल कंटिन्यू अनटिल अनलेस द रिएक्शन वोंट स्टॉप. इट मीन्स ये प्रोसेस हमारी एंडलेस कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए. तो अब ये इक्विलिब्रियम जो बन गया है इट इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. यहाँ तक आपको पूरी प्रोसेस समझ आ गई. इसके तुरंत बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जैसे ही हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे होते हैं या कोई भी रिएक्शन को शो कर रहे होते हैं तो देयर आर सम लॉज विच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो पहला ही लॉ इसमें था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं. ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. सी प्लस डी आपके प्रोडक्ट्स हैं और ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं. ठीक. तो when we talk about that this reaction is happening, it means what? A and B are combining together or they are reacting together and they are resulting into the formation of C and D. So I have to find out the K for the following equation, and K can be calculated as K is equals to concentration of product upon concentration of reactant. In terms of concentration, we are calculating K. This K is known as Kc, equilibrium constant at a concentration. Okay. So Kc can be simply calculated by using the concentrations of product upon the concentration of reactant and its stoichiometric coefficients become its power. जैसे जनरली इन दिस केस अगर आप देखें तो stoichiometric coefficient इसके अंदर 1 1 ही है ना. 1:1:1 का रेशियो है. तो अगर पावर 1 1 भी लगा रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल रिमेन सेम. तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया? Kc निकाल लिया. फिर अब मान लीजिए इक्वेशन होती आपकी इस तरीके से कि ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी, और इसके लिए क्या निकालना होता है आपको? सो द सिंपलेस्ट मेथड इज Kc is equals to C की पावर C अपॉन A की पावर A B की पावर B. I think I'm clear. Concept is clear to everyone. Now, if I'm going from this direction to this direction, then this Kc is correct. But if I have to find out the Kc for the backward reaction, उस केस में Kc डैश क्या हो जाएगा? Kc डैश मान लेते हैं बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड के लिए है. तो the Kc dash for the same reaction but in the backward direction. So the Kc dash would become, now this becomes your product and this becomes your reactant. This is your Kc dash. So if I have to find a relation between Kc and Kc dash, it is simply saying Kc is equals to 1 upon Kc dash. That is, it is reciprocal of Kc. Am I clear? कंसेप्ट समझ आ गया सभी को? अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो इसमें बेस बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स भी हैं, जिसमें मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन करने के लिए कहूँ यहाँ पर वेयर द इक्वेशन इज ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखेंगे N2 + 3H2 gives 2NH3. ये एक सिंपल रिएक्शन है. अब इस इन दिस रिएक्शन you have been given with the concentration of N2. मान लो N2 की आपको दे रखी है 1 मोल, H2 भी 1 मोल है और NH3 आपका 2 मोल है. ठीक है. तो आपसे कहा कि कैलकुलेट द Kc ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. तो Kc इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा NH3 का स्क्वायर
अपॉन H2 का क्यूब। अब कितना है अमोनिया, कंसंट्रेशन अमोनिया की 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन कितना है N2 1, कितना है H2 1 का क्यूब। आंसर कितना आ गया? एम आई क्लियर? और केसी की कोई यूनिट नहीं होती, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाएंगे। अब दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक होता है हेट्रोजीनियस। एक ही डिफरेंस है दोनों में, फेज का। अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इवन जो इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट हैं वो भी सेम फेज में है, यानी कि सेम स्टेट में है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कोई भी एक अपना फेज चेंज कर लेता है। सिर्फ एक एक करता है, ये जरूरी नहीं है, मतलब मिनिमम एक करता है चेंज अपना फेज। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड गैस, गैस गैस सॉलिड। तो ये हेट्रोजीनियस सारे के सारे इक्विलिब्रियम बनाएंगे, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ फेज नहीं है। ठीक। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो एग्जाम में आ सकता है, के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन। इसको समझ लेते हैं एक बार। मान लो एक इक्वेशन है, ए ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, ये दो इक्वेशन हैं। अब पहले मैं एक इक्वेशन जानता हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर मैं यहाँ से पी निकालूं तो कितना आता है? एन बाई वी आर टी। और एन बाई वी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो मैं लिख दूं P इज इक्वल टू सी आर टी, गलत तो नहीं होगा? P इज इक्वल टू सी आर टी हो गया, और C इज बेसिकली कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। तो अब मैं इस इक्वेशन के लिए पहले पी ए निकालता हूँ। P मतलब प्रेशर ऑफ ए, इट इज सिंपली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए आर टी की पावर भी ए, क्योंकि होल पावर में आएगा ना। ऐसे ही पी भी निकाल दो, इट वुड बी okay. Now for this equation, if I have to find out the Kp, then Kp is simply equal to pressure of B, sorry, C into pressure of D okay. Now Pc is what? C की पावर C, RT के बाद में लेंगे। PD कितना हो गया? RT कॉमन है, एज बेस इज सेम, पावर ऐड हो गई। ऐसे ही न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर देख लीजिए, A की पावर A, पावर B, RT की पावर A प्लस B। अब दोनों का बेस सेम है। इफ बेस इज सेम तो क्या बन जाएगा? ये तो पूरी टर्म क्या बन गई, आपको समझ ही आ गया होगा। दिस इज दी के सी, आप चेक कीजिए, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो ये के सी हो गया। और आर टी बेस इज कॉमन, नंबर ऑफ मोल्स ए, सी प्लस डी किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं? प्रोडक्ट के।
माइनस, क्योंकि जब पावर बेस सेम होता है पावर ऊपर जाती है माइनस आती है, तो इट इज सिंपली इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। Here C plus D is the number of moles of product and A plus B is the number of moles of reactant. तो ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आ रहा है, it comes out to be Kp is equals to Kc RT की पावर delta n. So this is all about the relation between Kp and Kc. इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसके बाद आता है हमारा Kp और Qc की रिलेशनशिप, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी इसी को रिवाइज करो।